स्टूडेंट्स, वेलकम टू व्यू की पाठशाला। आज हम लेकर आए हैं सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर लाइट। चैप्टर लाइट को दो में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। फर्स्ट पार्ट इज रिफ्लेक्शन एंड द अदर पार्ट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन पढ़ने के लिए आप वीडियो जरूर देखें, आपको वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेट्स गो टू द टॉपिक रिफ्रैक्शन टुडे। रिफ्रैक्शन होता क्या है। आपने ग्लास देखा है, शीशा, आपने देखा है कि आप शीशे के बाहर आर पार भी देख पाते हो। ऐसा क्यों होता है कि घर का जो मिरर है उसमें हमारी रिफ्लेक्शन दिखाई देती है और ग्लास में हम बाहर का ऑपोजिट साइड का भी देख लेते हैं। क्योंकि जिस मिरर में हम खुद को देखते हैं वो होता है रिफ्लेक्शन। लाइट का कौन सा फिनोमिना है? रिफ्लेक्शन। पर जिसमें हम ग्लास के बाहर देख लेते हैं वो है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। It is a phenomena of bending of light when it travels from one medium to another. ये है रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन। अब मैं आपको पहले ही समझाती हूँ। रिफ्रैक्शन एक फिनोमिना है जिसमें लाइट बेंड हो जाती है। लाइट सीधा ट्रैवल नहीं करती, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है जब लाइट ट्रैवल करती है एक से दूसरे मीडियम में। वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, एयर हो सकता है, ग्लास हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि लाइट पास आएगी या दूर जाएगी, डायरेक्शन क्या होगी, वो भी मैं आपको अभी समझाती हूँ। जैसे ये एक मीडियम का इंटरसेक्शन है, इधर हम मानते हैं एयर है और इधर वाटर है, ठीक है। एयर में से एक रे ऑफ लाइट आई जो इस इंटरसेक्शन पे 90 डिग्री की लाइन हम लेते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल। ये नॉर्मल है। ये इंसिडेंट रे है। जब इंसिडेंट रे एयर से वाटर में जाएगी तो उसकी डायरेक्शन ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ऐसे चली जाए सीधे के सीधे, नहीं। रिफ्रैक्शन में ये नहीं होता। रिफ्रैक्शन में ये नॉर्मल है, मान लीजिए आप इसको एक्सटेंड कीजिए, 90 डिग्री की लाइन है। या तो रे ऑफ लाइट के पास दो ऑप्शन है, या तो वो ऐसा हो सकता है कि नॉर्मल के टुवर्ड्स आ जाए, देखिए ऐसे जाने की जगह पास आ गई, या फिर ये भी तो पॉसिबल था कि दूर चली जाती और ज्यादा एंगल और बड़ा हो जाता। ये डिपेंड करेगा कि दोनों जो मीडियम है इसमें से कौन सा रेयरर है और कौन सा डेंसर है। रेयरर का मतलब आप इमेजिन कीजिए जैसे हवा है, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है तो हम उसको बोलते हैं ऑप्टिकली रेयर। ऑप्टिकली में एक्चुअली ये पार्टिकल से नहीं देखा जाता, ये एक लाइट का फिनोमिना है कि एयर जो है रेयरर है, उसमें लाइट की जो स्पीड है वो ज्यादा है। तो स्पीड ऑफ लाइट के लिए मैं v सिंबल लेते हैं। इसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है। वाटर एयर के कंपैरेटिव डेंसर है, तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट जो होगी वो कम होगी, राइट। तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट कम है। तो जब एक रे ऑफ लाइट आएगी और दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, 90 डिग्री के पास जाएगी, मतलब एंगल छोटा हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? दो चीजें कि जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है, डेंसर हमने क्या एग्जांपल लिया? वाटर। और रेयरर का क्या एग्जांपल लिया? एयर। तो जब डेंसर से रेयरर में जाएगी, एक तरीके से खुली खुली जगह में जा रही है, टुवर्ड्स द नहीं, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, बंद जगह से खुली में एंटर कर रही है, तो यहां कैसे जाएगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हो जाएगी, एंगल बढ़ जाएगा। और अगर हम इसका ऑपोजिट लें कि जो लाइट है वो रेयरर से डेंसर में जाती, खुली जगह से बल्कि ऑप्टिकली डेंसर में जाती, तो क्या बोलते हैं? कहां जाएगी रे ऑफ लाइट? टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की टुवर्ड्स। ये दो छोटे छोटे पॉइंट हैं पर ये 1-1 मार्क में आते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर में जाएगी तो उसकी डायरेक्शन का क्या होगा? इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। और जब रेयरर से डेंसर में जाएगी इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, की लाइट सीधा ट्रैवल नहीं करती, अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। तो अभी हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े, एक कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे में ट्रैवल करती है तो वो सीधा नहीं जाती, इट
बेंड्स, लाइट डायरेक्शन चेंज करती है। और दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी कि जब डेंसर से रेयर में जाती है, बंद जगह से, एक जगह से खुली जगह में जाती है, तो नॉर्मल के अवे जाती है, एंगल बढ़ जाता है, और जब रेयर से डेंसर में जाती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल जाती है। अब अगर आपको ये डाउट है अभी भी कि नॉर्मल क्या है, नॉर्मल ये 90 डिग्री की लाइन है। इंटरसेक्शन का हमने एक इमेजिनरी लाइन बना दिया, उसके ऊपर हम जो 90 डिग्री की लाइन कंसिडर करते हैं उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। अब हम करते हैं रिफ्रैक्शन का रीजन कि ऐसा होता ही क्यों है कि लाइट स्ट्रेट नहीं ट्रैवल करती डिफरेंट मीडियम्स में। इसका रीजन है कि लाइट की स्पीड हर मीडियम में सेम नहीं होती। हम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या नॉर्मली एयर भी हम कंसिडर करते हैं, और थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वैक्यूम और एयर में हम नॉर्मली लाइट की स्पीड को क्या लिखते थे, c, और लेते क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की फास्टेस्ट स्पीड है, लाइट सबसे ज्यादा इतना ही ट्रैवल करती है वैक्यूम में, हम एयर में भी कंसिडर कर लेते हैं। बट लाइट की जो स्पीड है वो हर मीडियम में डिफरेंट होती है। क्योंकि लाइट सेम स्पीड से ट्रैवल नहीं करती, इसीलिए लाइट बेंड करती है, आइदर टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल, बट स्ट्रेट ट्रैवल नहीं करती। दिस इज द रीजन कि क्यों लाइट रिफ्रैक्ट करती है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में फर्स्ट लॉ जो बिल्कुल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जैसा है, जो आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है, द इंसिडेंट रे, उसमें आप रिफ्लेक्टेड रे बोलते थे, इसमें आप रिफ्रैक्टेड रे बोलोगे। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल अभी हमने पढ़ा था 90 डिग्री लाइन, एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब जिस जगह पे इंसिडेंट रे टकराती है, दैट इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस or lie in the same plane, or lie in the same plane। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, बिल्कुल रिफ्लेक्शन जैसा, कि जो इंसिडेंट रे होती है, जो रिफ्रैक्टेड रे होती है, और जो नॉर्मल है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये मान लो प्लेन है, ये हमने मान लिया 90 डिग्री लाइन है नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे आई, मान लेते हैं ये रिफ्रैक्टेड रे है। तो जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, नॉर्मल है, और ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ये है फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड लॉ है सेकंड लॉ को बोलते हैं स्नेल्स लॉ। तो आपको सीधा ये 1 या 2 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है, स्टेट स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ है क्या? ये क्या बोलता है, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन, और साइन ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन वाले एंगल का साइन, जब आप इसके रेशियो निकालते हो वो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, ये कांस्टेंट वैल्यू आती है, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपको ये पूरा वर्ड्स में याद करना पड़ेगा। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर द गिवन कलर्स। ये पूरी आपको बाय वर्ड याद करना होगा, आपको बहुत इजीली एनसीईआरटी में लिखा हुआ मिल जाएगा। और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका आप सिंबल देखोगे, इस तरीके से इसका सिंबल बना होगा। अब मैं आपको स्नेल्स लॉ का ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका थोड़ा फर्दर समझाती हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ कांस्टेंट वैल्यू व्हिच इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम 2 to 1। मतलब ये दोनों स्पीड ऑफ लाइट है, सेकेंड मीडियम और ये मीडियम फर्स्ट, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट हैज नो यूनिट। क्यों? क्योंकि ये सिमिलर क्वांटिटीज को आप डिवाइड कर रहे हो, स्पीड को स्पीड से, तो कोई यूनिट नहीं होगा, और इस कांस्टेंट वैल्यू को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन आ सकती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिलेटेड थोड़ा लॉजिक भी पूछ सकते हैं। लेट अस डू दैट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपको मोस्टली जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही बोलते हैं।
इसका मतलब होता है कि आपने ऊपर फिक्स कर दिया कि आप स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ले रहे हो और नीचे दूसरे मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो यूज कर रहे हो। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसमें जो हमने सेकंड मीडियम है वो फिक्स कर रखा है कि वो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ही होगा। मतलब इसकी वैल्यू तो कम से कम हमें पहले से ही पता होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी। और ये वो स्पीड ऑफ लाइट होगी जिस भी मीडियम की हम बात करेंगे, ग्लास की, एयर की। अब आप एक चीज नोटिस करो, अगर आप इस फॉर्मूला को देखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो स्पीड ऑफ लाइट है उस मीडियम में, इनका रिलेशन देखो, इनवर्स का रिलेशन है। इसका मतलब जितनी ज्यादा उस मीडियम में स्पीड बढ़ती जाती है, उस मीडियम में, जैसे फॉर एग्जांपल एयर है, एयर में स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा है तो मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम होगा। और अगर स्पीड ऑफ लाइट बहुत कम है, कोई बहुत डेंसर मीडियम है लाइक डायमंड, तो स्पीड ऑफ लाइट क्योंकि बहुत कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होगा। इससे कैसे समझोगे? डायमंड का फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42, ये डायमंड का है, और हम एयर का मानते हैं 1.03। अब आप लॉजिक लगाओ, अगर मैं आपको बोलूं कि इन दोनों का ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने आपको दे दिया, मैं आपको बोलूं स्पीड ऑफ लाइट बताओ किसमें ज्यादा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट कम, तो इसमें आप क्या लिखोगे कि स्पीड ऑफ लाइट इसमें कम है और इसका स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है। हमने कैसे बताया? इस फॉर्मूला को यूज करके। इसका एक न्यूमेरिकल भी आ सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देती डायमंड का और मैं आपको बोलती इसमें स्पीड ऑफ लाइट निकाल के दिखाओ वैल्यू में, तो आप ये फॉर्मूला पुट करते, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पहले से गिवन होगा 2.42, सी की वैल्यू हमें पहले से पता है 3 × 10⁸। हम b कैसे निकालते हैं? b को यहां ले जाते हैं, 3 × 10⁸ अपॉन 2.42। सिंपल, आप 3 को 2.42 से डिवाइड करो, आपका आंसर 1 पॉइंट समथिंग आएगा इंटू 10⁸, और क्योंकि स्पीड है तो मीटर पर सेकेंड। हम लेते हैं फॉर एग्जांपल हमारा आंसर आता 1.2, एग्जैक्टली नहीं बता रही, और इस तरीके से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में से स्पीड निकाल सकते हैं और हम कंपेयर भी कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से स्पीड को। अब हम चलते हैं अपनी रिफ्रैक्शन के डायग्राम्स की तरफ। डायग्राम्स बनाने से पहले मैं आपको रिफ्रैक्शन से रिलेटेड लेंस समझाती हूँ कि लेंस क्या है। जैसे रिफ्लेक्शन में आप मिरर पढ़ते हो, रिफ्रैक्शन में आप लेंस पढ़ोगे। व्हाट इज लेंस? लेंस कोई भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसमें लाइट एक मीडियम से उसमें बेंड होके ट्रैवल कर सकती है, जिसके आर पर आप देख पाओ वो लेंस है। ये लेंस है, इसमें मुझे बाहर दिख रहा है तो दिस इज द टाइप ऑफ लेंस। ऐसे ही आपने एक ग्लास लगा रखा है जिसमें आप बाहर देख पा रहे हो, वो एक लेंस है। तो मिरर जिसमें आप रिफ्लेक्शन देखते हो, लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसमें हम उसके नेक्स्ट मीडियम, उसके आर पार भी देख सकते हैं। अब हम करते हैं लेंस के टाइप्स। ये प्लेन साइड और ये बल्ज्ड आउटवर्ड्स, इसको बोलते हैं प्लेनो बिकॉज ऑफ प्लेन साइड, एंड बल्ज्ड आउटवर्ड्स को बोलते हैं कॉन्वेक्स। तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस, आप देख सकते हैं इसमें कैविटी है तो केव, प्लेनो कॉनकेव लेंस। इसमें आप देखो दोनों साइड बल्ज्ड आउटवर्ड है, इसको बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस। और ऐसे ही अगर दोनों साइड से ऐसे बल्ज्ड इनवर्ड्स है, इसको बोलेंगे डबल कॉनकेव लेंस। और क्योंकि हम इन दोनों लेंसेज को कभी यूज नहीं करते, हम इन्हीं दोनों को करते हैं, तो इसको हम डबल कॉन्वेक्स और डबल कॉनकेव की जगह पूरे चैप्टर में इसको कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं और इसको कॉनकेव लेंस बोलते हैं। अब हम करते हैं लेंस की पार्ट्स की लेबलिंग, क्योंकि डायग्राम से पहले हमें समझ में आना चाहिए कि जो हमने मार्किंग की है उसका मतलब क्या है। मान लो कि कॉन्वेक्स लेंस मैंने ड्रॉ किया, बीच में से इसकी जो इमेजिनरी लाइन पास होती है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जिसने मेरी रिफ्लेक्शन की वीडियो देख रखी है उनको ये वर्ड्स पहले से पता होंगे, क्योंकि लेंस मिरर्स में भी ये वर्ड सेम थे। प्रिंसिपल एक्सिस, जहां पे लेंस सबसे शार्प इमेज बनाता है उसको बोलते हैं फोकस। तो F1 F2, इसमें दो फोकस होते हैं, मिरर में एक होते हैं, क्योंकि अगेन इस पार्ट का ये फोकस है और इस वाले पार्ट का ये, तो इसके दो फोकस होते हैं F1 F2। अगर ये बिल्कुल जो सेंटर पार्ट है लेंस का और प्रिंसिपल एक्सिस जहां मीट कर रहा है इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर।
ऑप्टिकल सेंटर से जो फोकस तक का डिस्टेंस है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। अब अगर आप इसका डबल डिस्टेंस कर दोगे, इसको आप दो तरीके से देखोगे, बुक्स में लिखा होगा, कहीं लिखा होगा C1 सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर कई जगह पे आपको 2F1 भी लिखा होगा, F1 का डबल 2F1, दोनों करेक्ट है, आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम C1 लेके चलते हैं, तो यहाँ इसका डबल को क्या बोलेंगे, C2, तो F1 C1, F2 C2, F1 2F1, F2 2F2, दोनों करेक्ट होते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से F1 तक का डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ, और ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर R। और रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होता है वो 2 इंटू फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ का डबल। तो जब आप डायग्राम्स बनाओगे या फिगर्स बनाओगे, आपको ये ध्यान रखना है कि स्केल से आप मेजर करके बनाओ। मान लो कि आप O से लेके F1 तक का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर यूज कर रहे हो, तो F1 से C1 तक का भी आप 4 सेंटीमीटर ही यूज करोगे, वरना आपके सारे डायग्राम्स जिस तरीके से इंटरसेक्ट होने चाहिए होंगे ही नहीं। क्वेश्चन में अगर 10 मीटर गिवन है, ऑब्वियसली हम 10 मीटर यूज नहीं कर सकते, बट आप जो भी डिस्टेंस यूज करो एटलीस्ट तो इक्वल रखो। 5 सेंटीमीटर यूज किया है तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, एटलीस्ट वो इक्वल होना चाहिए। अब हम करते हैं दो टाइप के लेंसेज, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, इसकी भी ये हो गई ऑप्टिकल सेंटर। जब भी हम सन की रेज को कंसीडर करते हैं तो हम मानते हैं उनको पैरेलल रेज, की पैरेलल रेज आ रही हैं। फॉर एग्जांपल सन की ये पैरेलल रेज लेंस के तक आई, और हमेशा फिगर में ऑप्टिकल सेंटर तक इंसिडेंट रेज आएंगी, उसके बाद वो रिफ्रैक्ट होती हैं, बीच तक आनी चाहिए ऑप्टिकल सेंटर तक। ये पैरेलल रेज आई सन से, आप इसको खुद ट्राई कर सकते हो कि आप एक कॉन्वेक्स लेंस यूज करो, आप एक पेपर लो और उस पेपर की सन की इमेज बनाओ, फोकस करने की कोशिश करो कि इसकी इमेज कहाँ बन रही है। एक आपको ब्राइट स्पॉट मिलेगा जहां पे आपको लगेगा सन की सबसे शार्प इमेज बनी है, इसका मतलब आपको फोकस मिल गया। और वो होता क्या है, जब पैरेलल रेज आती हैं, कॉन्वेक्स लेंस की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो सारी लाइट रेज को एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है, सारी लाइट रेज को एक ही पॉइंट पे इकट्ठा कर देता है, और इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस, प्रिंसिपल फोकस। तो कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस कौन सा हुआ, राइट साइड पे, एंड क्योंकि इसने सारी लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज किया है, दिस इज कन्वर्जिंग लेंस। ऐसे ही हम इसका देखते हैं कॉन्केव लेंस का, पैरेलल रेज आई ऑप्टिकल सेंटर तक, ये क्या करता है, ये लाइट रेज को डाइवर्ज करता है, दूर भेजता है, और इसका फोकस होता है लेफ्ट साइड पे। इसमें हम ये इमेजिनरी वर्चुअल दिखाते हैं कि नीड तो फोकस पे ही करेंगी, बट एक्चुअली आपको बाहर से कैसा लगेगा कि जो लाइट रेज है वो बेंड अवे हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। इसका प्रिंसिपल एक्सिस लेफ्ट पे है और कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस राइट पे है। अब हम स्टार्ट करते हैं रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम्स। रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम्स। अगर एक बार आप रिफ्लेक्शन की वीडियो देख लोगे तो आपको ये रिफ्रैक्शन वाला पार्ट बहुत इजी लगेगा। ऐसे ही अगर आपने रिफ्रैक्शन समझ लिया है तो जब आप रिफ्लेक्शन ओपन करोगे तो आपको लगेगा कि आधी चीजें तो आपको पहले ही समझ आ चुकी है, क्योंकि काफी सिमिलैरिटी होती है दोनों में, थोड़ी बहुत चीजें ऑपोजिट है, वो हमें ध्यान रखना होगा। रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम्स, इसके 3 रूल्स होते हैं। फर्स्ट, ये कॉन्वेक्स लेंस पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर F1 F2, ध्यान क्या रखना है कि बराबर डिस्टेंस लेना है, और जितना यहाँ लिया था उतना ही यहाँ, F1 से O जितना लिया था उतना ही F1 से C1। ठीक है, ये है कॉन्केव लेंस। पहला रूल क्या कहता है, इफ पैरेलल रेज आर इंसिडेंट ऑन a lens after refraction, अगर जो रेज आ रही हैं वो पैरेलल आई
रिफ्रैक्शन होगा क्या? आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। वो कहां से पास करती है? फोकस से। ये 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर कोई रे पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कैसे जाएगी? फ्रॉम फोकस। तो ये पैरेलल आई और आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से गई? फोकस से। एरोस बनाना बहुत जरूरी है। जहां पे मीट हो गई वहां इमेज बन गई। तो पैरेलल रेज आई तो कहां से गई? फोकस। ऐसे ही कॉन्केव लेंस का मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ। इंसिडेंट रेज पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। इफ पैरेलल रेज आर इंसिडेंट ऑन अ लेंस पैरेलल टू, ये पैरेलल किसकी बात हो रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के। ये भी कहां से जाएगी? फोकस। मैंने आपको बताया था इसका फोकस कौन सा है? F1। तो एक तरीके से यहां आई, अब बाहर से हमें कैसे दिखेगा? इस तरीके से। आपको ध्यान रखना है स्केल लेके बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस लगनी चाहिए। इस चैप्टर में अगर आपने पेंसिल और स्केल से डायग्राम्स नहीं बनाए तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि डायग्राम शुड बी वेरी प्रॉपर यूजिंग पेंसिल, स्केल, और आपको ये सारे जो रेज हैं जो मैं एरोज बना रही हूँ वो एरोज जरूर दिखाने हैं ताकि पता चले ना कहां से रेज आई और कहां गई। ये है पहला रूल कि अगर कोई रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो रिफ्रैक्शन के बाद कहां से जाती है? फोकस से। ये है कॉन्वेक्स लेंस में, ये है कॉन्केव लेंस में। लेट्स डू द सेकंड रूल। सेकंड रूल में क्या है? इफ द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू फोकस, मान लो कि जो इंसिडेंट रे है वो फोकस से ही आ रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा? अगर वो फोकस से आएगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये फर्स्ट वाले रूल के ऑपोजिट है। फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा? पैरेलल आती है तो कहां से जाती है? फोकस से। इसमें क्या है? आ ही फोकस से रही है तो कैसे इमर्ज होगी? इट विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बाहर जब जाएगी तो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। कैसा दिखेगा? ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर F1, C1, F2, C2। तो अगर कोई रे फोकस से आती है तो हमें कैसा लगेगा? बाहर जाएगी तो इट विल इमर्ज पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ऐसे ही ये कॉन्केव लेंस है। आपको थोड़ा कॉन्केव लेंस में थोड़ा और ज्यादा केयरफुल रहना होगा। ऑप्टिकल सेंटर F1, C1, F2, C2। तो मैंने क्या बोला? अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस से आए, इसमें थोड़ा डिफरेंट है, इसमें इस फोकस से आई, इसमें इस फोकस से आती कॉन्केव लेंस में, और जब बाहर इमर्ज करती है तो आपको दिखता कैसा है? पैरेलल। अगर फोकस से आती है इट विल इमर्ज पैरेलल। आपको ध्यान रखना है कि सारे रे डायग्राम्स पेंसिल स्केल से प्रॉपर्ली ड्रॉ होने चाहिए, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेबलिंग शुड बी कंप्लीट एंड वेरी नीट, और डिस्टेंसेस हमेशा बराबर लेंगे। अब हम करते हैं थर्ड रूल। If the incident ray is passing through the optical center, then after refraction, अगर कोई रे, फॉर एग्जाम्पल कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर F1, F2, C2, सीधा ऑप्टिकल सेंटर से ही कोई रे आ जाए तो क्या होता है? कोई चेंज नहीं होता। इट इमर्जेस स्ट्रेट, बिल्कुल भी डिविएट नहीं होती। इट इमर्जेस अनडिविएटेड, एज इट इज स्ट्रेट चली जाती है, बिल्कुल भी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। इमर्जेस अनडिविएटेड। ऐसे ही कॉन्केव लेंस, ऑप्टिकल सेंटर F1, C1, F2, C2, तो जैसे आएगी वैसे ही चली जाएगी, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। आई होप आपको अब ये रे डायग्राम्स के रूल समझ में आए हों। अब मैं आपको बना के दिखाऊंगी रे डायग्राम्स। रे डायग्राम का हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के हिसाब से आता है विद न्यूमेरिकल। तो आपको ध्यान रखना है कि इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होनी चाहिए। जितना इजी लग रहा है वहां पे इंटरसेक्ट होना भी चाहिए रियल में। हम करते हैं रे डायग्राम्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। रे डायग्राम्स
सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉन्वेक्स लेंस के। मिरर में कॉन्वेक्स मिरर के 2 डायग्राम थे, बट लेंसेज में कॉन्वेक्स के 6 डायग्राम्स हैं। आपको लेंस के जब भी कोई रे डायग्राम बनाओगे तो आपको 4 चीजें देखनी होती है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे। नेक्स्ट हम बताते हैं पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज बनेगी कहां। फिर हम बताते हैं साइज ऑफ इमेज, कंपेयर करके कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उससे बड़ी है तो लिखेंगे मैग्नीफाइड, छोटी है तो बोलेंगे डिमिनिश्ड, और बराबर है तो सेम साइज। और उसकी बताएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स इमेज की। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब नेचर कैसा है इमेज का, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं, नेचर भी बोल सकते हैं ऑफ इमेज। हम फर्स्ट शुरू करते हैं। आपने एक तरीके से ऑब्जेक्ट को सबसे दूर रखना है और फिर धीरे धीरे पास लेते आना है 6 डायग्राम्स में। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखो, इन्फिनिटी, लाइक सन वाला डायग्राम। मान लो कि बहुत दूर से रेज आ रही है तो पैरेलल आएंगी, और हमने पढ़ा है पैरेलल रेज पासेस थ्रू फोकस। तो जो इमेज है जहां पे 2 रेज इंटरसेक्ट करती है वहां इमेज बनती है। तो इमेज कहां बनेगी आपकी, फोकस पे। तो हम कहां लिखेंगे, एट F2, फोकस पे बनी। आप देखो ये एकदम पॉइंट पे इमेज बनी है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस की कितनी ऊपर और कितनी नीचे इमेज होती है हम उसके हिसाब से साइज बताते हैं। और ये तो ऊपर नीचे गई नहीं, बिल्कुल पॉइंट पे ही बन गई, इसीलिए इसका साइज बोला जाता है पॉइंट साइज। पॉइंट साइज मतलब हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा। और इसका नेचर कैसा होता है, कॉन्वेक्स लेंस, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल मतलब आप उसको स्क्रीन पे अपडेट कर सकते हो, और इन्वर्टेड इमेज, उल्टी इमेज होती है। क्योंकि इसमें इतनी पॉइंट साइज है कि हमें उल्टा सीधा तो नहीं दिखाई देगा, बट अदरवाइज कॉन्वेक्स लेंस मेक्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस। ठीक है, तो आपको चारों चीजें बतानी होती है। ऐसे ही हम करते हैं सेकेंड। सेकेंड डायग्राम में थोड़ा सा ही चेंज होगा, बार बार आपको वो सेम फिगर बनानी होगी। मैं आपको बताऊंगी क्या क्या चेंज होता जाएगा। इन्फिनिटी थोड़ा सा पास लाओ, थोड़ा सा पास मतलब बियॉन्ड C1, C1 से पहले ही रखो और पास लाते जाएंगे। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे, बियॉन्ड C1, C1 से भी दूर ही है। अब बना के देखते हैं। पैरेलल रे आई, पैरेलल रे हमने पढ़ा है रूल कहां से जाता है, फोकस से। ठीक, सेकेंड रे आई ऑप्टिकल सेंटर से, और ऑप्टिकल सेंटर का हमने थर्ड रूल क्या पढ़ा था, जैसे आती है अनडिविएटेड वैसे चली जाती है। क्या जैसे यहाँ पे मीट हो गई तो यहाँ हमारी इमेज बन गई, ये हमारी इमेज है। अब आप मुझे बताइए इमेज कहां बनी, F2 एंड C2 के बीच में। तो क्या लिखेंगे, कहां बनी इमेज, बिटवीन F2 एंड C2। अब आप साइज देखिए, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट और इतनी छोटी, तो इसको क्या बोलते हैं, डिमिनिश्ड इमेज। तो साइज पे लिखेंगे डिमिनिश्ड। एंड कैन यू सी, ऑब्जेक्ट सीधा रखा था, इमेज उल्टी है, तो इसको बोलते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। अपने यहां 2 रेस मीट हुई है और इन्वर्टेड, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। दिस इज सेकंड केस, इजी। तो थोड़ा बहुत ही चेंज आता जाएगा। पहले हमने बहुत दूर रखा इन्फिनिटी, फिर हमने C1 से पीछे रखा। अब हम ऐसे ही थर्ड डायग्राम करेंगे, C1 पे रख देंगे। और आप देखना थोड़ा बहुत डायग्राम, जितना आप सीक्वेंस पे डायग्राम्स को याद करने की कोशिश करोगे उतना ही आपको अच्छे से याद रहेगा और आप यूज भी कर पाओगे। लेट्स मूव टू द थर्ड डायग्राम। थर्ड डायग्राम में हम थोड़ा और पास लाते हैं। अभी हमने C1 से पहले रखा था, अब हम C1 के ऊपर ही ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एट C1। एट C1 एक रे पैरेलल आई, कहां से जाएगी, फोकस। सेकेंड रे मान लो फोकस से ही चली गई, मीट हो गई। ये आपकी मीट कहां होनी चाहिए, एट C2, एग्जैक्टली C1 पे रखा, और इमेज कहां बनेगी, एट C2।
सेम डिस्टेंस पे। एंड कैन यू सी जितना ऑब्जेक्ट है नियरली उतनी ही इमेज है, ना बड़ी है ना छोटी है, जिसको साइज क्या बोलते हैं, सेम साइज। एंड कैन यू सी इमेज उल्टी है तो इन्वर्टेड, एंड इन्वर्टेड इमेजेस आर ऑलवेज रियल, तो कैरेक्टरिस्टिक सेम रहा। अगर हम किसी मिरर के सामने खड़े हैं और हम बिल्कुल सेम साइज के दिख रहे हैं, हम मोस्टली बोलते हैं कि प्लेन मिरर है अगर वर्चुअल है, अगर रियल इमेज है और सेम साइज है तो वो होता है कॉनकेव मिरर। ऐसे ही लेंस में अगर सेम साइज की इमेज बन जाए तो वो कौन सा लेंस बना सकता है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव कभी भी सेम साइज की इमेज नहीं बना सकता। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ फिगर। फोर्थ फिगर में हम थोड़ा और पास लाएंगे, अभी हम C1 पे थे, अब हम C1 और F1 के बीच में करते हैं। तो बिटवीन F1 एंड C1, ऑप्टिकल सेंटर F1 C1 F2 C2। आपने F1 और C1 के बीच में ऑब्जेक्ट रखा, एक रे आई पैरेलल, पैरेलल रे पासेस थ्रू, पैरेलल रे पास करती है F1 से। दूसरी रे आप सीधा ऑप्टिकल सेंटर से लाओगे और ऑप्टिकल सेंटर की कैसे जाती है, अनडिविएटेड स्ट्रेट। तो इसको थोड़ा एक्सटेंड करके देखते हैं। तो हमारी यहाँ पे मान लीजिए दोनों मीट हुई, यहाँ हमारी इमेज बनी। अब आप बताओ कहाँ इमेज बनी, C2 के बियॉन्ड, उसके भी बाहर। तो हम क्या लिखेंगे, एट C2 नहीं, बियॉन्ड C2। एंड नाउ नोट द साइज, ऑब्जेक्ट इतना, इमेज इतनी बड़ी हो गई तो साइज पे लिखेंगे मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड। अभी भी इमेज इन्वर्टेड है, उल्टी है, और इन्वर्टेड इमेजेस रियल होती है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। ये वो फोर्थ केस, इजंट इट सिंपल, सीरीज में चलता जा रहा है, थोड़ा बहुत चेंज होता जा रहा है। लेट्स मूव टू द फिफ्थ केस। फिफ्थ केस में अब हम F1 और C1 के बीच में पहुंच गए थे, थोड़ा सा और क्लोज लाते हैं उसको। ऑप्टिकल सेंटर F1 C1 F2 C2, हमने इंफिनिटी किया, बियॉन्ड C1 किया, एट C1 किया, बिटवीन F1 एंड C1 किया। अब हम कहाँ पहुंचेंगे, F1, एट F1। तो हम यहाँ पे भी लिखते हैं कि हम बनाएंगे एट F1। हमने ऑब्जेक्ट रखा, पैरेलल रे पासेस थ्रू F फोकस, और ऑप्टिकल सेंटर वाली हमने बनाई अनडिविएटेड। ये तो बिल्कुल पैरेलल रेज बन गई, इसका मतलब अगर ये मीट करेंगी भी तो ये बहुत दूर मीट करेंगी, इसका मतलब इमेज कहाँ बनेगी, एट इंफिनिटी। अब कहाँ लिखेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज इंफिनिटी। और इंफिनिटी वाली इमेजेस हाईली मैग्नीफाइड होती है, मैग्नीफाइड नहीं हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी। एंड यू कैन सी नीचे बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड, ये सेम रहेगा, बस मैग्नीफाइड नहीं बहुत बड़ा, तो हाईली मैग्नीफाइड। इफ यू रिमेंबर ये फर्स्ट केस के ऑपोजिट था, उसमें हमने इंफिनिटी पे रखा था ऑब्जेक्ट और इमेज बनी थी फोकस पे। इसमें हमने ऑब्जेक्ट रखा फोकस पे और इमेज बनी इंफिनिटी पे। अब हम करते हैं लास्ट एंड द सिक्स्थ केस। सिक्स्थ केस को आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये बाकी सबसे काफी डिफिकल्ट और डिफरेंट है। आई वोंट से डिफिकल्ट बट हाँ डिफरेंट जरूर है। ऑप्टिकल सेंटर F1 C1 F2 C2। अब हम कहाँ रखेंगे, हम F1 तक तो पहुंच ही गए थे, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। पहली रे जाती है पैरेलल, पैरेलल रे पास करती है फोकस से। दूसरी रे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से अनडिविएटेड, एंड यू कैन सी ये डाइवर्जिंग है, बल्कि दूर जा रहे हैं, मीट ही नहीं कर रहे। पर जब इमेज बनती है तो दो रेज मीट करती है। हम इनको पीछे लेके जाएंगे और स्केल से आप ये करना, और आपको दिखेगा कि लेफ्ट साइड में कहीं ना कहीं मीट करेंगे और इसको हम मार्क कर देंगे, दिस इज एन इमेज। इसमें क्या डिफरेंट था, बाकी सारी इमेजेस राइट पे बनी लेंस के, सिर्फ एक लास्ट सिक्स केस है जो लेफ्ट पे बना। और ये आपने डॉटेड लाइन से देखा क्योंकि आपने बना नहीं, हमने एक्चुअली मीट करवाया, उसको बैक लेके गए। तो जब F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा तो इमेज कैसे बनी है, कहां बनी, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। आपको लिखना पड़ेगा स्पेशली, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस साइज देखिए, ये ऑब्जेक्ट है इतनी बड़ी इमेज, अगेन हाईली मैग्नीफाइड। कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें डिफरेंट है।
कैन यू सी, मैंने ऑब्जेक्ट सीधा रखा था और इमेज भी मेरी सीधी है, तो इसको बोलते हैं इरेक्ट। और इरेक्ट इमेजेस कैसी होती हैं? वर्चुअल। वर्चुअल मतलब इनमें एक्चुअली एक्सेस मीट नहीं करते, लाइंस मीट नहीं होते, और इन इमेजेस को हम स्क्रीन पे भी ऑब्टेन नहीं कर सकते, इसलिए वर्चुअल एंड इरेक्ट। सारे कॉन्केव लेंस के फिगर्स में सिर्फ एक 6th ऐसा केस है जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, और बाकी 5 केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस बनती है। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। अब हम मूव करते हैं कॉन्केव लेंस की तरफ। कॉन्केव लेंस का और सिंपल है क्योंकि उसमें सिर्फ 2 ही केसेस हमें देखने हैं। अगेन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बताएंगे, पोजीशन ऑफ इमेज बताएंगे, साइज ऑफ इमेज बताएंगे एंड नेचर ऑफ इमेज बताएंगे। अब हम फर्स्ट केस ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट केस कॉन्केव लेंस, ऑप्टिकल सेंटर F1, C1, F2, 2F2। फर्स्ट केस में हम मान रहे हैं इसमें भी कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, बहुत दूर। इंफिनिटी, पैरेलल रेज आई इंफिनिटी से कैसे पास करती हैं? फोकस से, बट इसका फोकस कौन सा होता है? लेफ्ट पे। इसकी रेज ऐसे फोकस पे जाएंगी और हमें बाहर से कैसा लगेगा कि इस तरीके से इमर्ज हो गई है। इसकी इमेज कहां बनी? एट F1, पोजीशन ऑफ इमेज एट F1। अगेन एक ही पॉइंट पे बन रहा है, तो साइज कैसे लिखेंगे? पॉइंट साइज। ये कॉन्वेक्स में भी सेम था। एंड इसका नेचर, कॉन्केव लेंस की फिक्स प्रॉपर्टी है कि हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही बनाता है, ये कभी भी रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस फॉर्म नहीं करता। तो नेचर कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये हुआ फर्स्ट केस। अब हम करते हैं सेकंड केस। सेकंड केस में आप कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हो, ऑप्टिकल सेंटर और C1 के बीच में, कहीं पे भी। तो आप कॉन्केव लेंस बनाओगे, ऑप्टिकल सेंटर F1, C1, F2, C2। ये सेकंड केस है। इसमें से 2 ही केसेस हैं, कहीं पे भी रखा, कहीं पे भी रख देते हैं। एक रे आएगी पैरेलल। पैरेलल रे कैसे लगती है? इसमें ऐसे जाती है कि पीछे फोकस पे मीट करती है, इमर्ज इस तरीके से करती है। सेकंड आप लेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, और ऑप्टिकल सेंटर वाला हमने पढ़ा है अनडिविएटेड जाती है। कहां मीट करी दोनों लाइंस? F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। यहां हमारी इमेज बन गई। तो पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन F1 एंड O। कैन यू सी? ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, इमेज इतनी छोटी सी, तो इमेज कैसे लिखेंगे? डिमिनिश्ड, छोटी इमेज। और मैंने एक रूल आपको बताया है, कॉन्केव लेंस हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनाता है। तो नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट आप देख सकते हैं सीधे, और इरेक्ट इमेजेस हमेशा वर्चुअल ही होती है। इतना ही था हमारे रे डायग्राम्स। बच्चों को ये कॉम्प्लिकेटेड इसलिए लगता है क्योंकि इस टॉपिक को प्रैक्टिस करनी पड़ती है। यू हैव टू प्रैक्टिस दिस अगेन एंड अगेन सो दैट जहां इमेज मैंने बोला बननी चाहिए वह बने भी। क्योंकि अभी तो मैं मार्कर से बना रही हूँ, बट आपको पेंसिल स्केल से एग्जैक्टली मीट करके दिखाना होगा कि यहाँ हो रही है। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बस आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब हमारा एक बहुत छोटा सा टॉपिक रहता है जिसका नाम है पावर ऑफ लेंस, विच इज वेरी स्मॉल। पावर ऑफ लेंस, आपने स्पेक्स का पावर तो सुना है, 5 डायोप्टर्स, 2 डायोप्टर्स, -1 डायोप्टर्स। इसका मतलब क्या होता है? पावर ऑफ लेंस की डेफिनेशन है, इट इज द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ अ लेंस। एक लेंस कितना रेस को पास ला सकता है या कितना डाइवर्ज कर सकता है, वो तो डिपेंड करेगा कि कन्वर्जिंग लेंस है या डाइवर्जिंग लेंस है। एंड इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है। अब 2 तरीके की लोगों को लेंस पावर लगती है, या तो नेगेटिव में पावर होती है लोगों को, या पॉजिटिव में। नेगेटिव जिनको पावर लगती है उन लोगों की आईज मायोपिक होती हैं, ये आपको ह्यूमन आई में पढ़ाया जाएगा, मायोपिया। और जिनको पॉजिटिव लगती है उनको हाइपरमेट्रोपिया होता है। मायोपिया का मतलब होता है जो यंग लोगों में ज्यादा होता है कि दूर का देखने में प्रॉब्लम होती है, उनको नेगेटिव पावर लगती है। और जिनको हाइपरमेट्रोपिया होता है उनको पास का देखने में प्रॉब्लम होती है। नेगेटिव अगर फोकल पावर की बात हो रही है, पावर कैसा यूनिट?
डायोप्टर, डी लिखते हैं, या तो नेगेटिव हो सकता है पॉजिटिव, और मैंने क्या बोला, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ 1/f। ये बस पावर डायोप्टर्स में। बट आपको एक चीज ध्यान रखनी जो बहुत कॉमन मिस्टेक है कि जो फोकल लेंथ पुट करोगे इस फॉर्मूला में वो मीटर्स में ही होनी चाहिए, सेंटीमीटर में नहीं। अब दो टाइप के लेंसेज पॉसिबल है। फोकल लेंथ नेगेटिव होती है कॉनकेव लेंस की, और फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स लेंस की। अगर आपको याद है मैंने आपको बोला था कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकस राइट वाला है, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, और हमने पढ़ा था कॉनकेव लेंस का फोकस लेफ्ट वाला है, उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में नेगेटिव, ऑप्टिकल सेंटर के राइट में पॉजिटिव, तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव, इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव। तो जब भी आप फोकल लेंथ लोगे आप उसके हिसाब से देख सकते हो, नेगेटिव है तो कॉनकेव लेंस, पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स लेंस, एंड इस फॉर्मूला से हम पावर निकाल सकते हैं। तो जिनको कॉनकेव लेंस लगता है उनकी नेगेटिव में पावर बताई जाती है, आपका पावर -2 डायोप्टर है, और जिनको कॉन्वेक्स लेंस लगता है उनकी पावर पॉजिटिव में बताई जाती है, +2 डायोप्टर। तो प्लस माइनस की सिग्निफिकेंस होती है। मैं आपको से बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल बताती हूँ। किसी पर्सन को बोला गया कि आपको पावर बतानी है फोकल लेंथ, मैं आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल कराती हूँ। आपको दिया गया कि फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर, आपको पावर फाइंड करनी है, और उस पर्सन को कॉनकेव लेंस लगा है, ठीक है। पावर का फॉर्मूला 1/f, पर मैंने अभी क्या कहा था मीटर्स में, तो 1/50 सेंटीमीटर, मीटर में कितना होगा, 50 को 100 से डिवाइड करोगे 1/2, 0.5 मीटर, तो 0.5 डिवाइड करके क्या आएगा 2। बट एक चीज और, क्योंकि कॉनकेव लेंस है, मैंने क्या बताया, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ आप कैसे लोगे, नेगेटिव था, तो यहाँ माइनस भी लगाना पड़ेगा, तो आपकी पावर क्या आई, -2 डायोप्टर। तो आपको छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है कि कौन सा लेंस है और फोकल लेंथ मीटर्स में है या नहीं। अगर आप ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रिफ्रैक्शन टॉपिक अभी यहीं खत्म करते हैं। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो डू शेयर, लाइक, कमेंट एंड शेयर इट with your friends. Do subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon. Thank you.